नमस्कार दोस्तों, आज हम 9th क्लास का जो 8th चैप्टर है उसे हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। तो इसमें शायद 5 या 4 फिजिक्स के चैप्टर हैं, तो उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर उसका नाम है गति वाले को। तो हम सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मावस्था। ब्रह्मावस्था क्या होती है? मान लीजिए कोई लड़का किसी सड़क से होकर जा रहा है, तो उसको एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है और वो अपने जो लड़का है सड़क से गुजरता है वो अपने घर पहुंच जाता है। अब वो शाम को आता है दोबारा लौट के अपने घर से, तो देखता है वो ट्रक वहीं की वहीं है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि वो जो ट्रक है ब्रह्मावस्था में। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें अपने दैनिक जीवन में देखते हैं जो कि ब्रह्मावस्था में हम कह सकते हैं। घर, पेड़, ये सारी जो अपनी स्थिति को नहीं बदलते हैं तो वो ब्रह्मावस्था में होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं जो कि आपको अपने नोट्स में लिखनी है। चलिए देखिए ब्रह्मावस्था। यदि कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो, यानी 1 मिनट पहले कहीं और थी और 2 मिनट बाद भी उसी जगह पे हो वो वस्तु, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु ब्रह्मावस्था में। परिवर्तन ना हो तो ऐसी वस्तु ब्रह्म में होगी तथा उसकी इस अवस्था को ब्रह्मावस्था कहते हैं। और मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रह्मावस्था क्या होती है। अभी हमने समझा ब्रह्मावस्था। अब समझते हैं हम गति के बारे में। गति क्या होती है? तो मैंने अभी बताया था कि समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम ब्रह्मावस्था कहते हैं। मान लीजिए अगर उसकी समय के साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम गति, तो हम कहते हैं उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं उसके अंदर गति हुई है, उसके द्वारा गति हुई है। जैसा कि हम परिभाषा में देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो तो वह वस्तु गति अवस्था में होती है। जैसे आपने रोड पे देखा होगा मोटरसाइकिल और ट्रक, कार, साइकिल, ये सारी क्या होती है? इनकी गति अवस्था में होती है, चलती हुई रहती है। 1 मिनट कहीं और है और दूसरी मिनट कहीं और है, तो हम कह सकते हैं ये सारी क्या है? गति अवस्था में। हम सांस लेते हैं अंदर, तो हमारी सांस भी गति अवस्था में। हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है, वो भी क्या है? गति अवस्था में। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि गति क्या होती है। निर्देश बिंदु समझते हैं। निर्देश बिंदु क्या होता है? कोई एक ऐसा बिंदु या वस्तु जिसके सापेक्ष हम किसी अन्य वस्तु की स्थिति को समय के साथ ज्ञात कर वस्तु की गति अवस्था या ब्रह्मावस्था का निर्णय लेते हैं, उसे ही निर्देश बिंदु कहते हैं। एक बार फिर से समझिए। कोई एक ऐसा बिंदु, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, कोई एक ऐसा बिंदु या वस्तु जिसके सापेक्ष, हम इसे बिंदु या वस्तु भी बोल सकते हैं, जिसके सापेक्ष हम किसी अन्य वस्तु की स्थिति को समय के साथ ज्ञात कर वस्तु की गति अवस्था या ब्रह्मावस्था का निर्णय लेते हैं, उसे ही निर्देश बिंदु कहते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु या बिंदु है और यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो हम कह सकते हैं ये जो वस्तु रखी है यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए ये वस्तु चलती हुई, ये कोई वस्तु है और कोई वस्तु या कोई ट्रक, मोटरसाइकिल, कोई भी वस्तु चलती हुई आ रही है, तो हम कह सकते हैं इस बिंदु के सापेक्ष ये जो वस्तु है ये गतिमान है। ये जो वस्तु है ये इस बिंदु के सापेक्ष क्या है? गतिमान। तो हम इस बिंदु के सापेक्ष ही बता सकते हैं कि वस्तु ब्रह्मावस्था में है या गतिमान अवस्था में है। तो इस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे? निर्देश बिंदु। जिस बिंदु के सापेक्ष हम किसी अन्य वस्तु की ब्रह्मावस्था या गति अवस्था का आकलन करते हैं, उसे ही हम निर्देश बिंदु कहते हैं। अब हम सरल रेखीय गति के बारे में बात करते हैं। सरल रेखीय गति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो कोई भी वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या होती है? तो परिभाषा से हम देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच तय की गई रास्ते की लंबाई को हम उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहते हैं। मान लीजिए ये कोई ए बिंदु है
गतिशील बिंदु है, 1 मिनट पहले ये यहाँ था और दूसरी मिनट ये बी बिंदु पर पहुंच गया। तो इसके द्वारा जो रास्ते की लंबाई तय की गई है इसे हम क्या कहेंगे, दूरी। और इसकी दूरी मान लीजिए इसने 500 मीटर दूरी तय की, तो जो 500 मीटर होगा ये परिमाण होगा और इसके पीछे मीटर ये मात्रक होगा। तो जो दूरी का हम वर्णन करते हैं वो परिमाण एवं मात्रक के द्वारा करते हैं। यानी जो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, दूरी है, ये इन दोनों के बीच की यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितनी ने लंबाई तय की है, जितनी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने लंबाई तय की है, इसे ही हम दूरी का नाम देते हैं और इसे हम परिमाण एवं मात्रक के द्वारा निर्देशित करते हैं या डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो अब इससे अगली परिभाषा पे आते हैं हम, विस्थापन। विस्थापन भी एक तरह से दूरी की ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो हम देखते हैं विस्थापन, जिसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब समझते हैं हम विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन के बारे में हम समझते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ परिभाषा नहीं लिखी गई है, तो मैं आपको समझाने के बाद वो परिभाषा भी लिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं विस्थापन क्या होता है। मान लीजिए ये कोई ए बिंदु पर कोई वस्तु है, यहाँ से 500 मीटर दूरी तय करते हुए उसने बी बिंदु पर पहुंचा और उसके बाद सी बिंदु पर पहुंचा और उसके बाद डी बिंदु पर पहुंचा। तो ये उसने 500 ए से बी तक 500 मीटर की दूरी तय की, बी से सी तक 100 मीटर की दूरी तय की और सी से डी तक 500 मीटर की दूरी तय की और डी से ए तक 100 मीटर की दूरी तय की। अब अगर हम इसके बीच के विस्थापन की बात करें, ए से डी तक कितना विस्थापन है, अगर हम विस्थापन की बात करें ए से डी तक, तो विस्थापन हम उन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। विस्थापन हम उन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं, जो दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है। मान लीजिए जो वस्तु ए से बी तक गई, बी से सी तक, सी से डी तक पहुंची, तो हम इस पूरी दूरी को ना लेकर ए से डी के बीच की न्यूनतम दूरी को लेंगे। यानी कि जो वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और जो अंतिम दूरी होती है उनके बीच की न्यूनतम दूरी को लेते हैं। यहाँ से ए से बी, सी, डी इस पूरी दूरी को ना लेकर जो इसकी प्रारंभिक दूरी है ए और अंतिम दूरी है डी, तो हम इसी ए से डी तक की दूरी को लेंगे जो कि 100 मीटर है। तो हम कह सकते हैं इसका विस्थापन कितना होगा, 100 मीटर। तो AD यानी ए से डी तक AD, अगर AD की दूरी की बात करें हम तो 500 मीटर यहाँ चला और 100 मीटर यहाँ चला और 500 मीटर यहाँ चला, तो 500, 100, 500 और 100 मीटर ये, तो 500 और 500 1000, 100 और 100 200। लेकिन हमें तो यहाँ तक दूरी लेनी है, तो ये दूरी तो नहीं आएगी, तो 500, 100, 500 यानी कितनी दूरी तक की डी बिंदु तक ए से किसी वस्तु ने 1100 मीटर। और अगर हम इसकी विस्थापन की बात करें तो विस्थापन ए से डी के बीच की दूरी आएगी, ना कि ये 500, 100, 500 ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं विस्थापन की परिभाषा के अनुसार कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक अवस्था से तय की गई रास्ते की लंबाई तथा जो अंतिम बिंदु होता है उन दोनों प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन। ये भी दूरी है ए से लेकर डी तक, लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यूनतम दूरी। मैंने एक शब्द जोड़ा न्यूनतम दूरी। सो ए से डी तक की न्यूनतम दूरी कौन सी है, ये है 100। तो हम कह सकते हैं विस्थापन बराबर 100 मीटर। और दूरी की बात करेंगे तो दूरी तो जहां जहां से ये गुजरा है वो सारी दूरी इसमें ऐड होगी दूरी। तो आपने विस्थापन भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, दूरी भी समझ ली होगी। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, तो कभी कभी क्वेश्चन में किताबों में पूछता है वो क्या जो विस्थापन होता है वो दूरी के बराबर होता है नहीं, तो हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल होता है। और वो कौन सी स्थिति में होता है, वो एक सरल रेखीय गति में होता है जो विस्थापन बराबर होता है दूरी के। चलिए देखिए, मान लीजिए ए से बी तक, ए से सी तक कोई एक वस्तु सरल रेखीय गति करती है। ए से बी बिंदु तक उसने 500 मीटर की दूरी तय की और बी से सी तक 500 मीटर की दूरी तय की। तो हम कह सकते हैं जो ए से सी तक की जो रास्ते की लंबाई तय की है उसने, तो दूरी बराबर वो कितनी हो जाएगी, 500 और 500 यानी 1000 मीटर। और अगर विस्थापन की बात करें हम तो विस्थापन हम कह सकते हैं
कि 100 से बी तक 500 मीटर और बी से सी तक 500 मीटर, तो 500 500 1000 मीटर, 1000। तो हम कह सकते हैं जो दूरी होती है, दूरी बराबर विस्थापन कब होता है? सरल रेखीय गति में, सरल रेखा में। जो सरल रेखा में अगर कोई वस्तु गति करती है तो वो उस स्थिति में क्या होता है? दूरी विस्थापन के बराबर होती है, क्योंकि इसका और दूसरा कोई न्यूनतम मार्ग है ही नहीं। यही एक मार्ग न्यूनतम है, और यही जो दूरी वस्तु के द्वारा दूरी तय की गई है, दोनों एक ही हैं, दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं सरल रेखा में जो कोई भी वस्तु गति करेगी तब दूरी और विस्थापन क्या होंगे? बराबर। दूसरी स्थिति, तो कभी कभी पूछता है वो कि जो विस्थापन है वो दूरी से बड़ा होगा या ज़्यादा कम होगा। तो हम कह सकते हैं जो विस्थापन है वह, हाँ, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दूरी और विस्थापन में कौन बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन होता है वह दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा तो हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है ना। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक उसने मान लीजिए 500 मीटर की दूरी तय की, और उसके बाद ये यहाँ सी बिंदु पर पहुँचता है, ये उसने 100 मीटर की दूरी तय की। तो इसके द्वारा जो विस्थापन होगा, इसके द्वारा जो विस्थापन होगा, इसके द्वारा विस्थापन होगा वो AC होगा, AC। मान लीजिए ये भी 100 मीटर, ये 10 मीटर है, तो जो AC है वो 10 मीटर है, तो इसका जो विस्थापन है वो 10 मीटर होगा, और दूरी कितनी हो गई? 500 और 100। तो यहाँ पर ये जो विस्थापन है वो छोटा हो सकता है, और यहाँ आपने देखा था यहाँ दूरी के बराबर ही था विस्थापन, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ बात करते हैं हम क्या, जो दूरी है वो दूरी और विस्थापन, क्या विस्थापन दूरी के, अगर दूरी से हम तुलना करें तो क्या विस्थापन और जो दूरी है, दूरी और विस्थापन शून्य हो सकते हैं दोनों? नहीं। तो हम यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ए से बी तक चली 500 मीटर, बी से सी 100 मीटर, सी से डी 500 मीटर, और डी से ए 100 मीटर। अब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ ए से चलती है, बी पे पहुँचती है, बी से सी पर, और सी से डी पर, और डी से ए पर, वापस उसी स्थान पर ए पर पहुँच जाती है वस्तु। तो हम अगर दूरी की बात करें तो 500 मीटर ये, 100 मीटर ये, 500 मीटर ये और 100 मीटर ये, तो 500 और 100 600, 600 और 500 1100, 1100 और 100 1200। तो दूरी जो उसने तय की वस्तु ने वो कितनी की? 1200 मीटर। और अगर हम विस्थापन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो जो इस ए से कोई वस्तु चलती है और वापस ए पे आ जाती है, तो उसकी जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 0 है। तो हम कह सकते हैं दूरी 1200 मीटर और विस्थापन 0 है। तो ये पॉसिबल है कि दूरी अगर 1200 1300 कुछ भी हो दूरी, तो विस्थापन उसके मुकाबले 0 हो सकता है। धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं अगले चैप्टर के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।